नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजत खन्ना और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस एक महत्वपूर्ण दिन पूरी दुनिया के लिए, और इस बार और भी खास ये होने जा रहा है क्योंकि पूरी दुनिया ने इस बार माना कि पूरी दुनिया एक है। चलो, पर्यावरण की हिसाब से कह लीजिए कि कम से कम पूरी दुनिया ने अपने आप को एक मानने का प्रयास किया है। स्वाभाविक है, जब पूरी दुनिया एक होकर के सोचेगी तो शायद पर्यावरण के ऊपर विशेष ध्यान देगी। कहीं सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है तो वो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। कारण बहुत सारे हैं और इन सब विषयों पे हम आज बहुत सी चर्चा करेंगे। इस संबंध में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं राजकीय महाविद्यालय के सह आचार्य सह प्रोफेसर गजानन। स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला। गजानन साहब, मैं आपसे, हालांकि मैंने बता दिया कि भाई बहुत विषयों के ऊपर चर्चा हो चुकी, लगातार हम बातचीत करते ही रहते हैं पर्यावरण को लेकर के। बंद कमरों में खूब चर्चा होती है, व्यवहारिक स्तर पर नहीं होती। आप क्या कहना है, आप किस तरीके से देखते हैं कि 5 जून खाली एक दिन है कि जिस दिन हम बात करके बस काम खत्म कर दे पर्यावरण पर? देखिए, हम भारतीयों के लिए ये एक दिन नहीं है, क्योंकि आदिकाल से हमारे शास्त्रों में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा दी गई। और आज अगर विश्व पर्यावरण दिवस की अगर हम थीम देखें तो उसमें भी वन अर्थ ओनली, एक ही पृथ्वी, जो अंततः उसका मूल वही निकलता है कि वसुधैव कुटुंबकम, होल अर्थ इज वन फैमिली। तो अगर हम बात करें कि पर्यावरण की, बंद कमरों की और बाहर की, तो निश्चित रूप से दोनों ही जगह अपने आप में महत्वपूर्ण है। हम लोगों को ये बताएं कि क्या महत्व है पर्यावरण दिवस का और उन चीज़ों को हम कैसे अपने जीवन में, कैसे अपने समाज में, कैसे अपने देश में धरातल पर ला सकते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर एक शिक्षक होने के नाते अगर मैं कहूं कि मैं क्लास में ये चीज़ बताता हूं तो निश्चित रूप से बंद कमरों में बताता हूं, लेकिन उसे हम मूर्त रूप फील्ड में आकर दे, और ये हमने करके भी दिखाया है। राजकीय महाविद्यालय कोटा में हमने जो है इन कार्यों को किया है विगत वर्षों में। तो ऐसा नहीं है कि बाहर काम नहीं हो रहा, बाहर भी हो रहा है। ये ज़रूर है, आपका कहना सही है कि बहुत कम स्तर पर हो रहा है, इसको हमें बहुत बढ़ाने की आवश्यकता है। सर, ये बाद में आऊंगा कि भाई क्या वर्क हो रहा है। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि नुकसान कहाँ कहाँ हो रहा है? नुकसान प्रत्येक क्षेत्र में हो रहा है। जैसे पिछले वर्ष कोरोना फैला तो कोरोना में हमने 3 प्रकार के रोगियों की स्थिति देखी। एक जो बहुत जल्दी प्रभावित हो गए, एक जो कम प्रभावित हुए और ठीक हो गए, और कुछ ऐसे रहे जो एसिम्प्टोमिक, जिनको कोई लक्षण ही प्रभावित नहीं हुए। अगर हम पहली वाली श्रेणी में देखें, जिनको बहुत ज्यादा प्रभाव हुआ, तो निश्चित रूप से उनकी इम्यूनिटी, उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली पर्यावरण के प्रभावों के कारण कमजोर पड़ गई और उन पर तुरंत वो प्रभाव हुआ। नहीं तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो अमूमन सामान्य होनी चाहिए थी, वो इन श्रेणियों में क्यों बट गई जी? तो निश्चित रूप से पर्यावरण का हानिकारक प्रभाव हम पे होता है, पेड़ पौधों पे होता है, समस्त जीव जगत पर होता है। तो जैसे पर्यावरण का आपने कहा कि भाई सब प्राणियों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, भाई किसी की जो है स्नायु तंत्र है वो प्रभावित होता है। तो सर्वाधिक प्रभाव वायु प्रदूषण से है, जल प्रदूषण से है, भूमि प्रदूषण से है, किससे ज्यादा तक पड़ता है? नहीं, कम या ज्यादा हम नहीं आंक सकते, क्योंकि अगर खेतों में अधिक मात्रा में कीटनाशी डाले गए हैं तो वो अंततः हम तक पहुंचेंगे ही। तो उससे भूमि यानी सॉइल पोल्यूशन हुआ। सॉइल पोल्यूशन का अगर वो सीपेज के जरिए पानी में पहुंचता है, पानी के जरिए हम पर पहुंचेगा। वाहन या दूसरे प्रदूषण जो छिड़काव की वजह से भी हो रहे हैं या अन्य वाहनों की वजह से हो रहे हैं, तो वायु में भी प्रदूषण हो रहा है। तो सभी तरफ प्रदूषण है वर्तमान स्थितियों में। तो मानव की जो भी वर्तमान स्थिति देखें हम, या यूं कहें कि लालच की वजह से, दोहन की वजह से हर क्षेत्र प्रदूषण से प्रभावित है। तो डॉक्टर साहब, जब लालच इतना प्रभावी है, बाजारवाद इतना प्रभावी है, पूंजीवाद प्रभावी है, अब हम इनको सब बंद भी नहीं कर सकते। ये चिमनियों से धुआं उगलना भी जरूरी है, हमारी अर्थव्यवस्था भी उसी पे आधारित है। ऐसा क्या रास्ता हो? देखिए, रास्ते हैं। वैज्ञानिक समय समय पर ये बताते रहे हैं कि आपको अगर किसी फैक्ट्री से एग्जॉस्ट धुआं निकल रहा है तो उसको कैसे नियंत्रित करना है। पानी जो नदियों में आप गंदा पानी छोड़ते हैं, उसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं,
उपाय सभी हैं, लेकिन उन उपायों को लागू करना या उसके लिए इच्छा शक्ति की कमी मुझे महसूस होती है। हम सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आज हम मंगल ग्रह तक जा रहे हैं तो अपने पृथ्वी को हम स्वच्छ नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं। वैज्ञानिकों ने आपको उपाय दे रखे हैं, थोड़ा पैसा लगाना पड़ेगा और थोड़ी इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। इच्छा शक्ति किस में? सत्ता में इच्छा शक्ति, लोगों में इच्छा शक्ति, प्रशासनिक स्तर पे इच्छा शक्ति, या तमाम लोगों की या एक तमाम व्यवस्था की इच्छा शक्ति? देखिए, ये क्रमिक रूप से होगा। अगर हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई स्वच्छ भारत अभियान चलाना है, तो हम ये नहीं कह सकते राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, चालू तो किया उन्होंने। सही। प्रशासन ने कहा कि कोटा सिटी को हमें प्लास्टिक मुक्त बनाना है, 1 mm से पतली प्लास्टिक नहीं रखनी है, प्रशासनिक स्तर भी हो रहा है। लेकिन सबसे मूल जो इकाई है वो व्यक्ति है। जब तक वो नहीं चाहेगा कि मुझे साफ रखना है, मुझे स्वच्छ रखना है, तो हम ऊपर की श्रेणियों को दोष नहीं दे सकते। आज हम बाजार जाते हुए कहते हैं उससे कि अरे भाई एक थैली और दे दे, बच्चे को टिफिन बॉक्स रखना है, तो वहीं से प्रदूषण की शुरुआत होती है। हमारे घर के आगे जो नाली है, हमने कितनी बार उस नाली को साफ करके उसमें से प्लास्टिक हटाया है। तो हम किसी दूसरे को क्यों दोष दे, जबकि हमें वो कार्य खुद से प्रारंभ करना है। प्लास्टिक बने ही क्यों? देखिए, वो आवश्यकता है क्योंकि उसके अपने कुछ गुणधर्म है कि आप उसके अंदर चीजें रख सकते हैं। कपड़े की थैली अगर आप सब्जी ला रहे हैं, फट रही है या उस तरह से नुकसान हो रहा है, या कपड़े की थैली थोड़ा सा फैशन का आ गया है, तो संतुलित करने की आवश्यकता है। आप किसी भी चीज को कभी खत्म नहीं कर सकते, वो तो रहेगी, लेकिन संतुलन, और जैसे हम कहते हैं पर्यावरण के अंदर 3R, रिसाइकल, रीयूज एंड रिफर्बिश, तो इन तीनों पर यदि हम अमल करते हैं तो निश्चित रूप से आज की जो स्थिति है उसकी तुलना में हम बहुत हद तक अच्छे स्थान पर पहुंच जाएंगे। नहीं, जैसे आपने कहा कि भाई हम बंद तो नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते, लेकिन जो प्लास्टिक है वो घर, गांव, ढाणी ढाणी अपना आधिपत्य जमाता। और भारत की एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो लिटरेसी से प्रॉब्लम है कि अशिक्षा के अंदर वो जीती है। वहाँ तक ये सब बातें जाने का मेरे को तो नहीं लगता कि कहीं तक कहीं पहुँचती होंगी कि भाई प्लास्टिक यूज़ मत कीजिए, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बहुत कम कीजिए, या ये दवा का छिड़काव है अथवा वो बेहिसाब करे जा रहा है कि किसान है जो उसको भी कोई जानकारी नहीं है। आपको नहीं लगता कि हम मतलब जिस तरीके का हमें ज्ञान विज्ञान या हमें प्रचार प्रसार जहाँ तक जाना चाहिए था वहाँ हम नहीं ले जा पाते? वो कुछ शहर के कुछ बस्तियों, कुछ कॉलोनियों या कुछ बुद्धिजीवियों तक जाकर के वो सिमट जाता है। वो लोग अवेयर हो जाते हैं कि यार प्लास्टिक नहीं, चलो। इस बारे में मैं आपसे सहमत हूँ कि जितना प्रचार प्रसार होना चाहिए वो नहीं हो रहा, और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है प्राथमिक शिक्षा। अगर हम प्राथमिक शिक्षा के अंदर पर्यावरण विषय को अनिवार्यतया छोटे छोटे बच्चों को यदि बताया जाए, बहुत बढ़िया, तो वह सबसे मूल रहेगा। जैसे हम कई बार कहते हैं हमारे संस्कृति, हमारे इतिहास का गौरव यदि बनाना है, वैसे ही यदि हमें पर्यावरण और हमारे भविष्य को सुधारना है तो प्राथमिक शिक्षा के अंदर पर्यावरण विज्ञान अनिवार्य रूप से होना चाहिए। क्योंकि प्राथमिक शिक्षा 1 से 5 तक बच्चे निश्चित रूप से पढ़ते हैं, उसमें ड्रॉप आउट परसेंटेज बहुत कम होती है। और वो बच्चा जब घर जाके बताएगा कि पापा यहाँ नाली में वो नहीं फेंकना है या पापा यहाँ नहीं फेंकना है, तो बहुत हद तक सुधार आएगा। इसी को मैं क्रम को आगे बढ़ाऊंगा। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे, 10वीं 11वीं होती थी, 12वीं तो नहीं होती थी हमारे संज्ञान में, लेकिन शायद उस वक्त तक के पर्यावरण विषय कोई विषय नहीं आया था, बहुत इसको कोई गंभीरता से नहीं लिया गया था। अगर उस समय ही अगर गंभीरता से ले लिया गया होता तो शायद आज ये स्थिति नहीं बनती। हाँ। अब आपके कॉलेज का जो हम मानदंड मानते हैं कि भाई ठीक है, अब कॉलेज शिक्षा आप जुड़े हुए हैं, अब कॉलेज शिक्षा में क्या ये बात बच्चों को बताई जा रही है कि भाई पर्यावरण उनके लिए काफी महत्वपूर्ण विषय है? देखिए, निश्चित रूप से हमारे कॉलेज में और भारत भर के सभी कॉलेजेस में राष्ट्रीय सेवा संघ है, NSS जिसे हम कहते हैं, तो उसके तहत ये कार्यक्रम करवाए जाते हैं। मैं आपको अभी का हमारे महाविद्यालय का ही उदाहरण दूं। हमारा महाविद्यालय इस समय राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय है, और नेक विजिट जो अभी इसी महीने 11 और 12 मई को हुई थी, तो उसके अंदर उस रिपोर्ट में विशेष रूप से ये मेंशन किया गया कि हमारा महाविद्यालय परिसर सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री है। यानी हमारे छात्रों ने, हमारे सह आचार्यों ने मिलकर उस पूरे महाविद्यालय का स्वरूप इतना सुंदर किया। इससे पूर्व हमें जुलाई के महीने में
जिला प्रशासन के द्वारा हरित कैंपस, द ग्रीन कैंपस का अवार्ड मिला, जो राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड था, तो ये दर्शाता है कि महाविद्यालय स्तर पर हमारे सभी विद्यार्थी, हमारे सभी अध्यापक इस कार्य को एक नया आयाम दे रहे हैं। तो वो उसका रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि उन्होंने इस चीज़ को, जो बेंगलोर से आई थी टीम, उन्होंने ये चीज़ मेंशन करी कि हमारा कॉलेज जो है वो प्लास्टिक फ्री कैंपस उसके अंदर है एंड मोस्ट ग्रीन कैंपस जो है उसको माना गया। तो हम लोग निश्चित रूप से प्रयास कर रहे हैं। एक जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ विषय काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज्यादा अभी चर्चा शुरू नहीं हुई है, जैविक जो है प्रॉब्लम कि भाई पानी के अंदर भी हो रही है, बाहर भी दिख रही है, और एक जो खाद्य श्रृंखला है वो जीव जंतुओं की बिगड़ जाती है, उसके बाद में नई नई तरीके की उसमें प्रॉब्लम खड़ी होती है, और वो सब पर्यावरण का ही हिस्सा है। तो जैसे ये जैव विविधता को लेकर के आपके कॉलेज और आपके मतलब बच्चों को किस तरीके से आप लोग बता रहे हैं? देखिए, निश्चित जो हमारे महाविद्यालय के अंदर वनस्पति शास्त्र, बॉटनी और जूलॉजी, इन दोनों विभागों में जैव विविधता पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। जैव विविधता एक बहुत सरल तरीके से समझाऊं तो पृथ्वी पर मिलने वाले सभी जीव जंतु मिलकर जैव विविधता बनाते हैं। ये सभी जो जीव हैं वो एक दूसरे से खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल से जुड़े हुए हैं, फूड चेन एंड फूड वेब से जुड़े हुए हैं। किसी भी एक को यदि आप खत्म करते हैं तो पूरी श्रृंखला खत्म होती है और उसका पूरा प्रभाव पूरे उसके जैविक वातावरण पर पड़ता है। वो इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाता है, वो स्थायी नहीं रह पाता। जैसे एक सरल उदाहरण दूं, एक खेत है, खेत में कीड़े लग जाते हैं तो किसान जो है दवाई छिड़कता है और उसके कारण वो कीड़े मर जाते हैं, और उनकी वजह से जो दूसरे कीड़े उनको खाने वाले थे वो भी खत्म हो रहे हैं। तो जो पौधों का परागण होना था वो नहीं हो पा रहा, फसल सही नहीं हो पा रही, पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो गया। लेकिन यदि आप एक जंगल की बात करते हैं तो उसमें कई तरह के पेड़ पौधे, जीव जंतु हैं। किसी भी एक प्रभाव से बारिश ज्यादा हो गई या कुछ हो गया तो उससे जंगल कभी समाप्त नहीं होता। तो जैव विविधता का यह महत्व है कि जितने तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे होंगे उतना उसका स्थायित्व रहेगा। और अगर वो एकल रहेगा, एक खेत है, कीड़े लग गए, खेत खत्म हो गया, पूरी जैव विविधता नष्ट हो गई। तो जैव विविधता हमारे जीवन के लिए, हमारे भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे वो उदाहरण के तौर पे कहते हैं कि भाई अगर चूहों को मार दिया जाए खेत में से तो सांप नहीं आएंगे, सांप नहीं आएंगे तो शायद भूमि के अंदर जो उनकी बहुत सारी प्रक्रियाएं वो रह जाती हैं। तो ये जैव विविधता का उदाहरण है। हाँ, आप सिंपल इसमें लिख सकते हैं, शहरी क्षेत्रों में कौवे बिल्कुल नहीं पाए जा रहे, खत्म हो गए बिल्कुल। हाँ। क्योंकि चूहे मारने के लिए हमने दवाई का इस्तेमाल किया और उस दवाई वाले चूहे जो मरे हुए थे उनको ये कौवे या चील वगैरह खाते हैं, उससे वो समाप्त हो गए। अब ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन इसको हमें समझना पड़ेगा, ये समझने की जरूरत है। जैसे कि अगर आपने मच्छरों को मारा तो आपके घरों में छिपकलियां कम हो गई, छिपकलियां कम हुई तो चूहे को असर आ गया। मतलब एक चेन, खाद्य श्रृंखला की एक चेन है जो अगर बनी हुई रहती है तो पर्यावरण संतुलन बना रहता है। बिल्कुल। ये मतलब इसमें हम ये कहें कि मानव की ये जो सोच है वर्तमान में कि हम इसको खत्म कर देंगे, वो नहीं हो सकती। हमें संतुलन की स्थिति में लाना है। जो भगवान बुद्ध ने कहा था कि संतुलन की स्थिति में रहोगे तो जीवन सुखी रहेगा। पर्यावरण को भी हम समझकर संतुलित रखेंगे तो निश्चित रूप से यह मानव जाति के भविष्य के लिए बहुत ही सुखद होगा। ये जो संतुलन है जीवों के बीच में, क्या ये पानी के अंदर भी देखने में मिलता है? सभी में। पानी किस तरह से अगर प्रदूषित होता है तो वहां इसका असर किस तरह से देखते हैं? निश्चित रूप से देखिए, दो तरह से प्रभाव हो सकते हैं। अगर उर्वरक जो खेती बाड़ी में डाल रहे हैं वो सीपेज के जरिए पानी में पहुंचे तो पानी के पौधे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अच्छा, जैसे कि एल्गल ब्लूम कहते हैं अपन, पानी गंदा हो जाएगा, पीने लायक नहीं रहेगा, कई तरह के जो स्वच्छ पानी के जीव है वो वहां से हट जाएंगे या खत्म हो जाए। दूसरा, ये जो जीव जंतु जो यहाँ पर पेड़ पौधे ज्यादा हो गए वो नीचे जब दबेंगे तो दलदली जगह कर देंगे और पूरे पानी के वातावरण को खत्म करते करते दलदल और फिर सूखी जमीन हो जाए। तो इस प्रकार से पानी का प्रदूषण एक तो आपने उर्वरक के जरिए, और यदि हानिकारक रसायन उसमें मिलते हैं तो वो सारी चीज वैसे ही समाप्त हो जाएगी। तो सिर्फ सिंपल पानी, जैसे डेड सी है, नमक की मात्रा ज्यादा है, वहां कोई जीव जंतु नहीं पनप सकता। तो दोनों ही स्थितियां खतरनाक है। उर्वरक डाले तो भी आपका नुकसान हो रहा है, आपने कीटनाशी डाले तो भी नुकसान हो रहा है। तो जो मैं बार बार कह रहा हूं कि संतुलन की स्थिति सर्वोपरि। कैसे? समझ से, लोगों की समझ से, जन चेतना से लोगों को यह समझना ही पड़ेगा कि हमें बैलेंस कितना उपयोग में लेना है।
अब लोग तो अपने खेतों में पराली जलाते हैं, जिसका पूरा का पूरा नॉर्दर्न भारत उसकी नुकसान झेलता है। एक पूरी चादर छा जाती है, सर्दियों का टाइम होता है, अक्सर खबरें बनती हैं। सर्दियों क्या, अभी मैं नागपुर से लौट रहा था तो मैंने देखा एमपी के कई खेतों में जो बचे हुए भाग थे उनको जलाया जा रहा था, और वो रात को लगा देते हैं और वो जलता रहता है, और उससे हर तरह की जो धुआं निकल रहा है वो प्रदूषण क्रिएट करता ही है। समझ की कमी है, जन चेतना का अभाव है, और जैसे जैसे आगे बढ़े हैं हम, हमारे पहले के समय पर ऐसा नहीं होता था। वर्तमान में जब तक हम लोगों को ये नहीं बताएंगे कि इसका ये नुकसान हो सकता है, तब तक वो नहीं मानेंगे। और इसमें फिर दोनों ही तरीके हैं, समझाइश भी होनी चाहिए और थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रिक्ट भी होना पड़ेगा। हमारे शहर के बहुत ही नजदीक काफी घना एरिया है दरा के जंगल। दरा का क्या आपको लगता है वहां भी कोई जीव विविधता में कुछ कुछ नया कोई कल्चर आ रहा है, या कोई चीज की कमी देखने में आ रही है जिससे जीव जंतुओं पर असर दिख रहा हो? कोई आपके इस टाइप का कोई रिसर्च या कोई आपने कोई वहां जाकर के कोई रिपोर्ट देखी हो? हाँ, देखिए, दरा के ऊपर हमारे विभाग में और दूसरे कॉलेज में भी काफ़ी अध्ययन किया जा रहा है वाइल्ड लाइफ के ऊपर। कोटा यूनिवर्सिटी में भी वाइल्ड लाइफ विभाग है, वो भी इसका अध्ययन कर रहे हैं। और देखने में ये विशेष रूप से आ रहा है कि जो बड़े आकार के स्तनपाई जीव है, मैमल्स हैं, उनकी संख्या में कमी हो रही है। वन विभाग कोशिश तो कर रहा है कि टाइगर इंट्रोड्यूस कर दें, लेकिन अगर हम देखें भालुओं की संख्या है, लोमड़ी जो यहाँ का जो फॉक्स है लोकल, उनकी संख्या में कमी आई है। अब ये कमी क्यों आई है? निश्चित रूप से उनके भोजन श्रृंखला में जो हिरन या दूसरे जीव हैं उसमें कमी आई होगी। और वो कम क्यों हुए? निश्चित रूप से ग्रीन जो पार्ट है, हरित जो भाग है, उसमें कमी आई होगी। पूरी चेन प्रोसेस चालू हो गया। एक आपने हरियाली खत्म करी तो शाकाहारी जीव खत्म हो रहे हैं, शाकाहारी खत्म होते ही मांसाहारी खत्म। तो ये जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक आपका पर्यावरण संतुलित नहीं रहेगा। फिर अल्टीमेटली यही होगा कि भाई अंततः ये भी मरुस्थलीय भाग में बदल जाएगा। एक हम चीज और भी सुनते हुए आते हैं कि करीबन हड़ौती के अंदर 250 प्रजातियां जो थी, और जो औषधीय पौधे वो लगभग खत्म हो चुके हैं यहाँ से, ऐसा है? देखिए, मुझे इतना इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ पर जो कुछ टेरिडोफाइट्स थे, सिलेजिनेला वगैरह, जो जैसे जैसे गर्मी बढ़ी, तापक्रम बढ़ा, वो खत्म होते चले गए। और गर्मी बढ़ने के पीछे भी मुख्य रूप से कारण यही है कि वन संपदा का नाश हुआ। नहीं तो अपना राजस्थान का ये भाग जो है ये तो काफी रिच था, ठंडा था और हरित था। लेकिन धीरे धीरे अगर हम कोटा सिटी की ही बात करते हैं तो आप देखें ये चारों तरफ फैल रही है। और फैलने का अर्थ क्या हुआ कि जो वहां पर पहले का वातावरण था, जो हरियाली थी, वो निश्चित रूप से कम हुई होगी। तभी तो ह्यूमन कॉलोनीज जो है वो फैली हैं। तो फिर वही बात आएगी ना, इंसान को रहने के लिए घर तो चाहिए ना। नहीं, अब ये एक समस्या है, वो जनसंख्या का एक साइड इफेक्ट है, और उसमें तो अपन कुछ भी नहीं कह सकते और कर सकते इस स्तर पर। लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, प्रशासनिक स्तर पर या राजनीतिक स्तर पर। इसमें हम नहीं कह। चलिए, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मैं अब आपसे ये उम्मीद करते हैं, 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस है, आप शहर को, राज्य को, लोगों को क्या आप अपील करना चाहेंगे थोड़ा सा? देखिए, मेरी सबसे विनम्र जो अपील है वो यही है कि सबसे पहले अपने आसपास के परिसर को हम स्वच्छ बनाएं, और स्वच्छ इस तरह से बनाएं कि प्लास्टिक ना हो, पानी प्रदूषित ना करें, और साथ ही साथ जो है हमारे आसपास का जो वायु तंत्र है उसके लिए भी हमें काम करने की आवश्यकता है। अब वायु तंत्र का अर्थ हुआ जैसे एयर कंडीशनर्स हैं, कोशिश करें कि उसका मिनिमम यूज़ हो, क्योंकि उसकी वजह से CFCs काफ़ी वायु में निकलती हैं। घर के सामने अगर हमारे नाली है तो उस नाली के अंदर हम कोशिश करें कि उसके अंदर प्लास्टिक का कचरा एकत्रित ना हो। अगर है तो जो भी नगर निगम की गाड़ी आती है उसके ज़रिए साफ़ करवा कर उसके अंदर उससे पहुंचाए, तो निश्चित रूप से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके सामने भी एक आदर्श हम प्रस्तुत कर पाएंगे कि हमें अपने पर्यावरण को संरक्षित, सुरक्षित रखना है। धन्यवाद। हमारे साथ थे गवर्नमेंट कॉलेज के सह आचार्य गजानन सर। गजानन सर से हमने बहुत सी बातें हमने जानी, और विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून, और आपसे STN न्यूज़ चैनल भी अपील करता है कि आप प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम कीजिए, आसपास स्वच्छता रखिए, पेड़ जरूर लगाइए, जो भी मौका हो बचिए ना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।